I taught nucleoside and nucleotide in last session, and now nucleic acid, DNA, R, deoxyribonucleoside and ribonucleoside. Anyways, the ribose sugar is ribose here, and here deoxyribose sugar. Okay, both are 5 carbon sugar, right? Yes, pentose. ये हम आपको एक्सप्लेन कर चुके थे। नाउ इसके कंपोनेंट्स हमने आपको बताया। यस, शुगर 5 कार्बन शुगर जैसे पेट्रोल शुगर है। ओके, नाइट्रोजनस bases, they are two types, purine and pyrimidine. Okay, purines and pyrimidines, these are two types. Here the two types of nitrogenous bases, purine and pyrimidine. In the purine, adenine and guanine. Okay, in the pyrimidine, these are two types, thymine, cytosine and uracil. Okay, here in the pyrimidine, cytosine is common. Cytosine is common in the DNA and RNA both. Okay, but thymine is special and uracil is special. Thymine is only occur in the DNA and uracil only occur in the RNA. Okay, तो ये दोनों pyrimidine जो है बेटा दोनों नाइट्रोजनस बेसिस क्या होगा, स्पेशल होगा। मैंने आपको बताया था। एंड आफ्टर दैट फास्फोरिक एसिड, तीसरा कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट फास्फोरिक एसिड है, PO4, राइट? So you will get the three components of the nucleic acid, sugar, nitrogenous bases and phosphoric acid. इन तीनों का डिस्क्रिप्शन हम आपको पहले डिटेल कर चुके हैं, ठीक है ना? Yes. हमने आपको न्यूक्लियोटाइड भी बनाना बता दिया था। Yes. कैसे बनता है बता दिया था ना बेटा। Yes. कितने टाइप्स के बनते हैं, हाउ मेनी, जितने भी टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। यस, कम न्यूक्लियोटाइड्स हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, न्यूक्लियोटाइड्स भी, न्यूक्लियोसाइड्स भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। इट मींस हमने आपको ये बताया था शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसेस, है ना, दे आर नोन एज यस न्यूक्लियोसाइड्स। यस, ओके, ये न्यूक्लियोसाइड्स कहलाते हैं, है ना? Yes. न्यूक्लियोसाइड्स कहलाते हैं और प्लस PO4 जब हो जाता है तो ये न्यूक्लियोटाइड्स बन जाते हैं। हम आपको ये बताए थे, फिर से एक बार पूरा रिवाइज कर रहे हैं, ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, Yes. है ना? Yes. क्लियर, ये सब पढ़ाया जा चुका है। Yes. फिर हमने आपको इन सब के टाइप्स भी बता दिए थे, ये भी बता दिए। न्यूक्लियोटाइड्स के कौन कौन से टाइप्स हैं, है ना? यस, जी सर। एडेनोसिन, गुआनिन, है ना, Yes. साइटिडीन और थायमिडीन, ये हम आपको बता चुके थे। और जब न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे तो ये इनका भी 4 सेट हो जाएगा, है ना? जी सर। एडेनिलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड, थायमिन। रिकॉल करिए इसको, रिकॉल हो रहा है ना? ये सब हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, सबका स्ट्रक्चर हम आपको बनवा चुके हैं। Yes. फाइनली हम आज आपको न्यूक्लियोटाइड, जैसे हमने आपको ये बताया था कि डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये बताया था। फिर से रिकॉल करिए इसको,
लंबा हो गया अंदर। सर कहने पे दोनों क्लास लगातार नहीं करेंगे। हाँ बेटा, दोनों क्लास लगातार और 4 क्लास लगातार हो। हाँ तो ये आप कर लीजिए, अगर कर लेते तो सो फार हो जाता, क्लास कंटिन्यूस हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। अनीसा, तो फिलहाल हमने आपको बताया। सर से कहते हैं चेक कर लीजिए सर, फ्राइडे सैटरडे आप दोनों दिन रख लीजिए अपना। वैसे कर लो भाई, बात करो। बाय वाले सर से सर से आप कह देंगे वो मान जाएंगे, जैसे उस दिन आपने एक्सचेंज करा था वैसे बोल दीजिए कि हम आप इधर से संडे मंडे हम पढ़ा देंगे वो चार। यस, कर लेते हैं। जी सर वही। एक बार कह देंगे सर आपको मान जाएंगे। चलो तो पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है ना बेटा, हमने आपको बताया था कि न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं, है ना। तो कैसे न्यूक्लियोटाइड्स बनता है हम आपको बता दिए थे, है ना। एक शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड, है ना, PO4 इस तरीके से मिल करके न्यूक्लियोटाइड बनाता है। और कई न्यूक्लियोटाइड्स मिल करके, मेनी न्यूक्लियोटाइड्स कॉन्स्टिट्यूट ईच अदर देन फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, हम आपको बताए थे ये। ठीक है, फिर से एक बार हम आपको रिवाइज करके रिकॉल करा रहे हैं। ये हम आपको सब पढ़ा चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं डिटेल में, आपको पता होगा, राइट जी सर। अब हम आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर का डिटेल और बता दें एक बार, जिससे क्लियर हो जाए, क्योंकि स्ट्रक्चर पर भी कभी कभी क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा, तो इसको देख लेने की जरूरत है। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि हमने आपको बॉन्डिंग भी बता दिया था, याद करिए बॉन्डिंग, तीसरे चौथे का उस बॉन्डिंग को एक बार फिर से क्लियर करने की जरूरत है, वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। हमने आपको ये बताया था कि नीट में कौन कौन से क्वेश्चन बॉन्डिंग पर बनते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया था। जैसे आप देखिए शुगर, शुगर है बेटा ना, शुगर है, शुगर से लिंक होगा क्या, नाइट्रोजनस बेस। जो नाइट्रोजनस बेस को लिंक करने वाला बॉन्ड है उसको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन लिंक। यस, इसको कहते हैं बेटा एन ग्लाइकोसिडिक, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, राइट। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है ये, दैट बॉन्ड व्हिच कनेक्ट्स टू द शुगर विद द नाइट्रोजनस बेस। शुगर को शुगर जो है नाइट्रोजनस बेस को किस बॉन्ड से अटैच करता है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एक तो ये हो गया फर्स्ट, ओके। दूसरा देखिएगा बेटा, फास्फेट को PO4 को लिंक करने वाला जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं बेटा, यस, क्योंकि ये फास्फोरिक एसिड को लिंक करता है, साथ ही इसको कहते हैं क्या कहते हैं, फास्फोएस्टर बॉन्ड। थोड़ा सा देखो छोड़ भी सकते थे इस चीज को, लेकिन चूंकि केमिस्ट्री का भी पोर्शन है, आप लोग केमिस्ट्री पढ़ भी रहे हैं तो क्लियर भी हो जाएगा, लेकिन हम छोड़ना नहीं चाहते। ये हम आपको बताना चाहते हैं यहाँ एस्टर बॉन्ड कैसे बनता है। कोई स्टूडेंट बता सकता है कि एस्टरिफिकेशन आप पढ़े हुए होंगे, एक रिएक्शन है केमिस्ट्री में, एस्टरिफिकेशन, एस्टर कैसे बनता है, हाउ द एस्टर इज फॉर्म, एनी स्टूडेंट, एस्टर कैसे बनता है, बोलो। केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो यही फास्फो, तो हम आपको बता रहे थे न्यूक्लियोटाइड्स में 3 बॉन्ड्स बेटा, 3 बॉन्ड्स मैंने आपको बताया था। न्यूक्लियोटाइड्स बनता है, आपसे पानी निकलता है। नहीं, ये बताइए एस्टर बनता कैसे, एस्टरिफिकेशन, एस्टर कैसे बनता है, किसके किसके रिएक्शन से एस्टर बनता है, मेरा क्वेश्चन ये है। एक तो अल्कोहल होना जरूरी है, कार्बोक्सिलिक एसिड, नो, OH बांड उसमें होना चाहिए जिससे बनता है। एस्टर कैसे बनता है, हाँ बता बेटा। CH3 और C डबल बॉन्ड O, फिर OH रहेगा, फिर उसके साथ अगर अल्कोहल मिला दिया जाए H3PO4 की उपस्थिति में तो जल निकल जाएगा और एस्टर करने वाला। मतलब ये है कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एस्टर कैसे बनता है, तो कौन से 2 ग्रुप हैं, कौन से 2 ग्रुप हैं बताइए, तो बताइए। एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ, एक एल्डिहाइड, कौन ग्रुप, एल्डिहाइड, एक एल्कोहलिक ग्रुप है, वही एक एल्कोहलिक ग्रुप, एक एसिड और एक एल्कोहल मिलकर के एस्टर बनाते हैं। यहाँ देख लीजिए कैसे एस्टर बनता है, हम आपको बता दे रहे हैं। इसी नाते इस बॉन्ड को बेटा है ना, इसी नाते इस बॉन्ड को क्या करते हैं, यस, फास्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है ना, क्योंकि
फास्फोरिक एसिड है ना, जो यहाँ PO4 है, ये क्या है? एसिडिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एसिडिक ग्रुप है, तो उसका OH, ठीक है ना। और जो आपके शुगर का जो स्ट्रक्चर है, जो शुगर का फार्मूला है, इसमें आप देखेंगे उसमें जो 5वें नंबर कार्बन पर CH2OH प्रेजेंट है ना, बोलो 5वें नंबर कार्बन पर CH2OH प्रेजेंट है। दैट OH इज एल्कोहलिक ग्रुप। ये OH क्या है? एल्कोहलिक ग्रुप है, यानी शुगर का एल्कोहलिक ग्रुप और प्लस फास्फोरिक एसिड का OH ग्रुप, ये दोनों मिल करके, है ना बेटा, एक बॉन्ड बनाते हैं जिसे क्या कहते हैं? फास्फोएस्टर बॉन्ड कहते हैं। और इसमें वाटर एलिमिनेट हो जाता है, रिलीज हो जाता है। ये देख लीजिए कैसे, हम आपको स्ट्रक्चर भी बना के बता दे रहे हैं, देख लीजिए। यहाँ देखना बेटा, मैं आपको एक बार फिर से शुगर का मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ बना करके, PO4 का बना करके, नाइट्रोजनस बेस कैसे लिंक करके पूरा न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, देख लीजिए। शुगर, राइट, कार्बन नंबर 1 हियर, कार्बन नंबर 2 हियर, नंबर 3, कार्बन नंबर 4, ठीक है ना। और 5वां कार्बन यहाँ से लिंक होता है, आप जानते हैं, इसको कहते हैं CH2OH, राइट। क्लियर? हाँ, क्लियर है बेटा? सब बच्चे बोल देंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना बेटा, है ना। ये कार्बन नंबर 1 है, आप जानते हैं, है ना। यहाँ HOH है, यहाँ HOH है ना। यह देख ला HOH, ओके, CH2OH, हमने यहाँ इसको ऐसे कर दिया, अरेंज कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर भी है, तो इस तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कार्बन नंबर 5 है, यहाँ पर कार्बन नंबर 5 है, राइट। तो कार्बन नंबर 1 से देखना बेटा, कार्बन नंबर 1 से नाइट्रोजनस बेस जुड़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से एडेनिन, सपोज हमने ये कर लिया कि एडेनिन जुड़ा, है ना, तो एडेनिन को हमने यहाँ से जोड़ दिया, ये देखो, ये एडेनिन को हमने यहाँ से जोड़ दिया, एडेनिन। क्यों हमने यहाँ 2 डबल क्यों बनाया बेटा? क्योंकि जो प्यूरिन है, एडेनिन क्या है? प्यूरिन है ना, तो प्यूरिन हमेशा क्या होते हैं? बोलो, यस, है ना, बताया था हमने आपको। इस तरीके से यहाँ हमने नाइट्रोजनस बेस को, माने कार्बन नंबर 1 से नाइट्रोजनस बेस को ऐड कर दिया, कनेक्ट कर दिया। कार्बन नंबर 5 से हम क्या करेंगे, जो कार्बन नंबर 5 है, यहाँ हम जोड़ेंगे क्या? PO, ठीक है ना। माने कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाता है, देख लेंगे, जैसे कि P डबल बॉन्ड को, है ना, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, यही ना, बोलो, यही है। फिर ये आपका PO4 हो गया, ये हो गया शुगर, ठीक है ना। आप देखो कैसे जोड़ना है, OH निकल, ये हो गया नाइट्रोजनस बेस, राइट। कैसे जोड़ना है? यहाँ कार्बन नंबर 5 पर जो OH है, यहाँ की है ना बेटा, ये जो OH है, ये OH है ना, ये जो है, ये देख लेना बेटा, इसको ये होता है, इसको कहते हैं एल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं इसको, राइट। ये एल्कोहलिक ग्रुप है। और ये जो OH ग्रुप है, ये क्या है? ये एसिडिक ग्रुप से लिया गया, है ना, लिया गया ना, बोलो, ये एसिडिक ग्रुप से लिया गया, यानी ये एसिडिक से लिया गया, ये एल्कोहलिक से लिया गया। दोनों को हम यहाँ जोड़ देते हैं। जोड़ने का मतलब दे आर लिंक टू ईच अदर, इस तरीके से ये दोनों जुड़ जाते हैं, देखिएगा, है ना। तो यहाँ क्या हो गया? H2O क्या होता है? रिलीज हो जाता है। तो जब H2O रिलीज हो जाएगा तो केवल एक ऑक्सीजन बचेगा इसके बीच में, है ना बेटा। और ये इसके बीच में बॉन्ड बना लेता है। मीन्स यू विल गेट हियर, ऐसे देख लो, यहाँ आपको ये मिलेगा, ऐसे देखना, नाइट्रोजनस बेस, राइट। ठीक, ये देख लेना, ऐसे मिलेगा P,
सिंगल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड में ये मिलेगा क्या? ये स्ट्रक्चर मिलेगा। क्लियर ना? क्लियर हो गया? देख लेना, केवल एक वाटर मॉलिक्यूल को हमने यहाँ रिलीज कर दिया है, निकाल दिया, तो ये स्ट्रक्चर हमको मिला है ना। यानी ये जो स्ट्रक्चर हो गया, ये क्या हो गया? ये हो गया एक शुगर, देख लेना, एक शुगर हो गया, पेंटोस शुगर हो गया, एक नाइट्रोजनस बेस हो गया और एक ग्लूकोज हो गया। और जो ये बॉन्ड बना इनके बीच में, हम इसी बॉन्ड को क्या कहते हैं? फास्फोएस्टर बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फास्फोएस्टर बॉन्ड कहते हैं। ये बेटा फास्फोएस्टर बॉन्ड कहलाता है, ठीक है ना। यानी यहाँ ये इसको क्या एस्टर बना देता है? क्या बना देता है भाई? एस्टर बना देता है, क्योंकि एक अल्कोहल और एक एसिड से मिलकर के दोनों एच एस्टर बना देते हैं। हम यहाँ ये क्लियर करना चाह रहे थे। इसी नाते इस बॉन्ड को हम फास्फोएस्टर बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि ये फास्फोरिक एसिड को जोड़ता है, इस नाते इसका नाम फास्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है ना? क्लियर हो गया ना? राइट। अब फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बनता है? कहिए तो ये चीज हम आप लोगों पर छोड़ दें, करके ले आइएगा। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड हाउ विल यू गेट, कैसे आप फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बनाएंगे यहाँ इस स्ट्रक्चर में? कोई एक OH निकल के फिर से OH बोलिए, एक न्यूक्लियोटाइड का हाउ विल यू गेट फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड? रिकॉल करिए, कोई बताएगा? नहीं बोल पा रहे हैं। एक OH और मैंने कहा था बेटा पढ़ के आना, जब तक नहीं पढ़ के आएंगे ये बहुत बहुत डिफिकल्ट है ये बायोलॉजी में। मॉलिक्यूलर जनरेशन है ये भाई। फाइनली आपको क्या मिलना चाहिए? 3-5 फास्फोडाइएस्टर, ये मिलेगा ना? फास्फोडाइएस्टर ये कैसे मिलेगा? ये कैसे मिलेगा? अभी तक तो हमने केवल और केवल फास्फोएस्टर बॉन्ड बनाया ना, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बनेगा? कोई बताएगा? बताओ बच्चों। वही वाला ग्रुप है, वो नीचे हैं? वही वाला ग्रुप वो नीचे नाम तीन पे पूरा रहा है, नाम पे पूरा है। नहीं क्लियर बताइए कौन सा? ये वाला ऐसे ही इस तरह नाम बदल देना। ये हां नहीं, नो। वहाँ दूसरा ग्रुप हो रहा है। फास्फोडाइएस्टर कहाँ बनेगा बेटा? चलिए आगे चलते हैं, अभी क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा कुछ और बता करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यह क्या हो गया? इसका नाम क्या होगा? कोई बताएगा? इसका नाम क्या हो गया? इतने का नाम क्या हो गया? अभी उस दिन हम बताएंगे आपको। इसका नाम हो गया एडिनोसिन मोनोफास्फेट। क्या नाम हो गया? एडिनोसिन मोनोफास्फेट इसका नाम हो गया, क्योंकि यहाँ पर केवल अभी आपने एक PO4 जोड़ा, एक PO4 जोड़ा, इस नाते मोनोफास्फेट। मोनो माने सिंगल, तो एक सिंगल फास्फेट आपने ऐड किया, इस नाते इसका नाम अभी मोनोफास्फेट है। एडिनोसिन तो एज इट इज है, वो तो सही है, लेकिन मोनोफास्फेट है। तो एडिनोसिन डाइफास्फेट, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट ये कैसे मिलेगा? और यहाँ क्लियर कर लेते हैं, फिर इसको छोड़ देंगे तो फिर इस पर दोबारा नहीं आ पाएंगे। अभी इसी समय जो क्लियर करना हो कर लीजिए। एडिनोसिन मोनोफास्फेट अभी मिला, एडिनोसिन डाइफास्फेट कैसे मिलेगा? ट्राइफास्फेट कैसे मिलेगा? एक फास्फेट और कहीं पे जोड़ेंगे, कहीं पर कहाँ? तीसरे नंबर, कहाँ पर जोड़ेंगे? कहीं पर तीसरे, यहाँ पर 50 जोड़े तीसरे पे। नो, मिटाए इसको बेटा, मिटा दें इसको। नहीं, कहाँ जुड़ेगा तो बताइए सर। एडिनोसिन मोनोफास्फेट है ये, ठीक है। ये स्ट्रक्चर एडिनोसिन मोनोफास्फेट, यहाँ एक PO4 आपने जो ऐड कर दिया, ठीक। फिर बिल्कुल इसी के एडजेसेंट, इसी के साइड आपको यहाँ की पोजीशन नहीं लेनी है ना, इसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अभी नहीं डिस्टर्ब कर सकते इसको। कब डिस्टर्ब करेंगे?
जब एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेंगे तब डिस्टर्ब करेंगे, तब वहां पर 3'5' डाइएस्टर बनेगा वहां पर। कब? जब दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के पैरेलल होंगे। समझिए इसको, स्ट्रैंड की बात नहीं कर रहा है। स्ट्रैंड ये ऐसे, ये पोजीशन जब मिलेगी, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के पैरेलल हुए, बोलो एक स्ट्रैंड 3 to 5 हुआ और दूसरा 5 to 3 हुआ, ये ऐसी कंडीशन में आ गया हम कंफ्यूज कर रहे हैं। देखो स्ट्रक्चर में बिल्कुल नहीं मिटा रहा हूं, ये देखना यहां देखना बेटा, ये देखना, ठीक है ना। ये देखिए, फिर देखिए, फिर यह OH एक दूसरे से क्या करेगा, लिंक करेगा, फिर वाटर निकलेगा यहां से, फिर वाटर निकलेगा, एक वाटर फिर निकल जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल। लिसन केयरफुली, ध्यान से देखिए, एक वाटर मॉलिक्यूल फिर निकल जाएगा यहां पर, देखो H2O निकल गया यहां से, एक ऑक्सीजन फिर मिलेगा, फिर इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, फिर इस तरह से बन जाएगा, फिर ऐसे इतना, और यहाँ से इसको एलिमिनेट कर दिया तो ये फिर केवल इसका O बचेगा ऐसे, जस्ट ये, फिर ये जुड़ गया, फिर ये जुड़ गया, राइट। और फिर एक, अब तो ये अब क्या हो गया बेटा, बोलो, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हो गया, डाइफॉस्फेट हो गया, फिर ट्राइफॉस्फेट के लिए फिर क्या करेंगे, फिर जोड़ेंगे ऐसे, देख लो, सीख लो इसी में, यस, ये देख लेना ऐसे, फिर जोड़ देंगे इसको, फिर ऐड कर देंगे, देखो देखो बेटा, देखो यहाँ OH ऐसे इससे क्या करेगा, प्लस, फिर हाँ, फिर यहाँ से एक वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, एक H2O निकल जाएगा, ठीक, फिर एक ऑक्सीजन केवल बचेगा, मतलब आप ये समझ लें, देन ये देखो, फिर एक ऑक्सीजन से ये दोनों जुड़ गए। अब यह हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई, यह हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें से बीच से क्वेश्चन बना लेते हैं, ये इट इज ऑल अबाउट योर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस तरीके से जुड़ते चले जाएंगे, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऐसे बनता चला जाएगा, क्लियर। और ये हो गया क्या, न्यूक्लियोटाइड। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? जी सर। समझ आ गया? अगर चाहे तो इसको नोट कर ले, बना ले स्ट्रक्चर, क्लियर है इसमें, जो पूछना चाहे वो पूछ ले। वाश करें, बना लो बना लो बना लो। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना बेटा, इसमें बॉन्डिंग में और कहीं कुछ भी।
स्ट्रक्चर आदमी मुश्किल हो जाएगा। बीएससी में भी आता है, स्नातक में ये बीएससी में भी आता है, जेनेटिक्स में है। ओके चलें मिटाए इसको। एक चीज और इम्पोर्टेंट है यहाँ, बैकबोन। बैकबोन एक बच्चे ने एक दिन पूछा भी था, मैंने कहा था जब वो आएगा बताएंगे। बैकबोन किसे कहते हैं? बैकबोन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इम्पोर्टेंट है बेटा, बैकबोन ऑफ न्यूक्लियोटाइड है ना। तो बैकबोन क्यों बैकबोन देख लेना, जैसे कि शुगर है ना, शुगर ओके, ये स्ट्रक्चर बना के ऐसे बताते हैं तुम लोगों को, ये देखते हैं है ना, ऐसे बताते हैं, देखना बेटा ध्यान देना। कार्बन नंबर 1 में यहाँ से नाइट्रोजनस बेस जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया? नाइट्रोजनस बेस। देखना बेटा, समझना इसको। कार्बन नंबर 5 है, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 5 से क्या जोड़ दिया? PO4 जोड़ दिया है ना, फास्फेट जोड़ दिया। इसको शार्ट में भी लिखते हैं अभी। ये क्लियर हुआ स्ट्रक्चर? क्लियर हो गया? उसका शार्ट आउट का शार्ट आउट, ठीक है ना। कार्बन नंबर 1 से नाइट्रोजनस बेस, इस स्ट्रक्चर को फिर से क्लियर करिए। कार्बन नंबर 5 पर यस, ओके ठीक है। ये इसका पहला पोजीशन है, फर्स्ट, इसका सेकंड पोजीशन है, ये इसका थर्ड पोजीशन है, ये इसका फोर्थ पोजीशन है, ये इसका फिफ्थ पोजीशन है, राइट। होता क्या है फिर देखिए, कार्बन नंबर 3 से दूसरा ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा नंबर 5 से, या आप इसके ऊपर जोड़ सकते हैं, ऊपर लिख ले जाइए और चाहे नीचे लिख ले आइए, कोई बात नहीं, देख लेते हैं, दोनों तरफ देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं। यस, इसका 3 नंबर है ये, फिर 5 वाले से ऐड होगा। यस, ये 5 से कैसे देखना, नंबर 1, नंबर 2, ओके, नंबर 3, नंबर 4 एंड 5, ओके। हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं 5, आप समझ जाइएगा, अंडरस्टूड है। कार्बन है ये, कार्बन 5, ठीक है ना। देखो कार्बन नंबर 3 कार्बन नंबर 5 से डायरेक्ट लिंक हो गया ये, ठीक। और यहाँ क्या है बेटा, यहाँ क्या है, बोलो फास्फोरस। यस, फास्फोरस, यहाँ भी फास्फोरस। कार्बन नंबर 5 पर फास्फोरस जाएगा, जरा देख लेना। कार्बन नंबर 1 पर नाइट्रोजनस बेस जाएगा, यहाँ भी कार्बन नंबर 1 पर फिर यहाँ नाइट्रोजनस बेस जाएगा, देख लेना। मैं नाइट्रोजनस बेस को शॉर्ट में NB लिख रहा हूँ, समझ गए। तो ये नंबर 3 है, ये नंबर 5 है, देख लेना बेटा। तो 3 to 5 मैं आपको वही स्ट्रक्चर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। 3 to 5 फिर इसके 3 से अगला वाला 5 मिलेगा, ये ऐसे जस्ट ऐसे जोड़, है ना बेटा। ये नंबर 5 है, ये ऐसे जुड़ गया ऐसे। फिर यहाँ नाइट्रोजनस बेस मिलेगा, यहाँ पे बोलो फास्फोरस, वेरी गुड। फिर यहाँ फिर ऐड करेंगे, ऐसे हमें न्यूक्लियोटाइड की लंबी चेन मिलती है। मैं इसको क्यों बनाया, आपको ये समझाने के लिए कि न्यूक्लियोटाइड की लंबी चेन मिलती है, इसी को हेलिक्स कहते हैं। ध्यान से समझना बेटा, ये न्यूक्लियोटाइड की लंबी चेन है, लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या है बेटा, लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड।
ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से आपस में जुड़ते जाते हैं। कैसे? 3 to 5 नैनोमीटर। पहले वाले का 3 पोजीशन, दूसरे वाले के 5 से। देख लेना, देख लेना। पहले वाले का 3, दूसरे वाले के 5 पोजीशन से। पहले दूसरे वाले का 3 पोजीशन, तीसरे वाले के 5 से। फिर तीसरे वाले का 5 पोजीशन, नहीं बेटा, तीसरे वाले का तीसरा पोजीशन, चौथे वाले के 5, फिर चौथे वाले का 3 पोजीशन, पांचवें वाले के 5 से। इस तरीके से हमें एक ऑर्डर मिलता है। क्या ऑर्डर मिलता है? ये 3 to 5, इसी को 3 to 5 या 3 to 5 ये चेन हो गई। ऐसे हमें चेन मिलेगी। बोलो, क्लियर हो गया ना? इसी अब देखो, अब होता क्या है देख लीजिए, है क्या? देखो बुक्स में ऐसे बना के दिखाया हुआ, ऐसे 5 3 ऐसे ऐसे बना बेटा, एक ये यूं यहाँ ऐसे लिखा हुआ, यस 3 डैश ये 5 डैश ये ऐसे हमें ये स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है ना? तो ये इसके और इसके एंटी पैरेलल एक मिलेगा ऐसे, ये देखिए ना, ये जस्ट ये देखिए, ये स्ट्रक्चर देखा में, बोलो देखा है? यस सर। ये मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि न्यूक्लियोटाइड की हमें एक बैकबोन मिलती है, और यह बैकबोन जो होती है ये शुगर और प्लस फास्फोरस, यानी कैसे शुगर फास्फोरस? देखो शुगर फास्फोरस, देखना बेटा, शुगर फास्फोरस, बोलो, नहीं समझ में आया? बोलो। शुगर फास्फोरस की हमको एक रिपीटेड बार बार उसको रिपीट कर रहा है ना उसको, तीसरे पत्रों पे ये सब। हाँ, तो हम आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि इस तरीके से हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे ना लिख करके, ऐसे लिख करके, ऐसे, ये देखो शुगर, ये ऐसे, फिर शुगर, फिर ये, बोलो, फिर शुगर, फिर ये ऐसे। तो ये क्या है? एक बैकबोन, जैसे लंबी चेन हमें मिलती जाएगी, नहीं? बोलो, शुगर ऐसे, ये देखिए, तो यह बैकबोन है न्यूक्लियोटाइड। और क्या इसमें एक चीज और क्या बताना है? और नाइट्रोजनस बेसेस क्या इसके इनसाइड, देखिए, तो हम ये कह सकते हैं कि द नाइट्रोजनस बेसेस आर प्रोजेक्टेड इनसाइड द हेलिक्स। जो हेलिक्स बनाया, यानी अब देखो ये हेलिक्स बन गया, ये जो वाटसन और क्रिक ने जो अपना मॉडल दिया, ये वही तो है, ये बस ये है, इसको मैंने डिस्क्राइब कर दिया। ये देखिए बेटा, ये देखो, दे आर द नाइट्रोजनस बेसेस, ये देखो, और नाइट्रोजनस बेसेस अंदर की ओर प्रोजेक्टेड होते हैं, यानी ये हेलिक्स है ना, ये हेलिक्स है, बोलो, स्पाइरली क्वाइल्ड होता है ना हेलिक्स। जो वाटसन और क्रिक ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया डीएनए के लिए, डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए वाटसन और क्रिक ने जो मॉडल रिप्रेजेंट किया, उस मॉडल में आप देख लीजिए, जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं दे आर प्रोजेक्टेड इनसाइड द हेलिक्स, हेलिक्स के इनसाइड वो प्रोजेक्टेड होते हैं। और फास्फोरस और शुगर क्या होता है? उसका बैकबोन मेंटेन करता है, बैकबोन बनाता है, इसी को हम बैकबोन कहते हैं। यानी शुगर फास्फोरस, शुगर फास्फेट, इस तरह से। और नाइट्रोजनस बेसेस देखो, NB, बोलो, यहाँ चाहे एडेनिन, गुआनिन, चाहे जो रखते चले जाइए, जैसा भी हो आपका सीक्वेंस। एडेनिन अगर होगा बेटा, तो एडेनिन किसके साथ? थाइमिन के साथ जुड़ेगा। देखो, एडेनिन अगर होगा तो थाइमिन के साथ जुड़ेगा, गुआनिन होगा तो साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा, एडेनिन होगा तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से थाइमिन के साथ जुड़ेगा। ठीक है ना? तो एडेनिन, गुआनिन, और यहाँ देखो अगर थाइमिन है, बोलो, थाइमिन किससे जुड़ेगा? यस, है ना? तो इस तरीके से जुड़ते चले जाते हैं। तो अब देखो, एक पैरेलल आपने इसके पैरेलल इसको बना दिया ना, तो अब इसके साथ ये इधर बनेगा, इसके पैरेलल, फिर ये भी जुड़ेगा ना ऐसे, जैसे ये नाइट्रोजन बेस जुड़ा है, ऐसे ये जुड़ेगा।
बोलो शुगर का ऐसे, फिर यहाँ स्ट्रक्चर फिर ऐसे ट्राई करिए, फिर ऐसे बनाइए स्ट्रक्चर, फिर देखो फिर ऐसे इसको लिंक किया, फिर इसको ऐसे बनाया, जस्ट फिर ऐसे बनाया। तो एक तरीके से हमको जैसे जैसे ये यहाँ बन रहा है बिल्कुल जस्ट इसके इन फ्रंट, बिल्कुल इसके सीधे ऐसे ऐसे बनेगा। बस यही है कि नाइट्रोजनस बेस क्या होंगे, डिफर कर जाएंगे बस, बाकी सारी चीजें एज इट इज है। शुगर का स्ट्रक्चर नहीं चेंज होगा, क्योंकि डीऑक्सीराइबोज में डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा और आरएनए में राइबोज शुगर होगा। फास्फेट चेंज नहीं होना है, बोलो बेटा, केवल चेंज होगा क्या, नाइट्रोजनस बेस। और नाइट्रोजनस बेस कैसे चेंज होगा, एडेनिन के साथ, यस, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, गुआनिन के साथ क्या, यस, अगर आरएनए है तो यूरासिल, ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। तो इस तरीके से इसी को कहते हैं एंटी पैरेलल, उसमें वर्ड दिया हुआ है एंटी पैरेलल, माने ठीक उसके यस अपोजिट, इस तरीके से। और ये मैंने सीधा सीधा आपको समझाने के लिए बनाया है, और बुक्स में इसको स्पाइरली क्वाइड बना दिया है, टेढ़ा कर दिया है, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। तो यह आपका इट इज ऑल अबाउट योर डबल हेलिक्स मॉडल, यह डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, व्हाट्सएप एस गिवन बाय द व्हाट्सएप। तो ये मैंने आपका पूरा डिस्क्लोज कर दिया, बोलो जी सर। किसी को इसमें कुछ पूछना है? हाँ बेटा, हाँ डीएनए का टाइप, ठीक है कोई बात नहीं। देख लीजिए यह बी टाइप का डीएनए है, जो जिस पर वाटसन और क्रिक ने जिस पर काम किया वो बी टाइप का डीएनए है। देख लेना बेटा, बी टाइप का डीएनए, यानी टाइप्स ऑफ डीएनए, ए टाइप डीएनए, बी टाइप डीएनए, ठीक है ना, सी टाइप डीएनए इस तरह से होते हैं। तो वो है क्या, जो नंबर्स ऑफ बेस पेयर्स होते हैं उसके बेस पर डीएनए को क्लासिफाई किया गया है। यहाँ पर बी टाइप का डीएनए दिया गया है, और बी टाइप के डीएनए में 10 बेस पेयर्स पाए जाते हैं, 10 बेस पेयर्स। यानी क्या, आप देख लीजिए इनका जो पास्टुलेट्स है, जो डबल हेलिक्स मॉडल है डीएनए का, इसके कुछ पास्टुलेट्स हैं। उन्होंने बताया कि एक पूरे हेलिक्स की जो लेंथ है ना बेटा, वो कितने, अब देखो कुछ इसमें इस पर नीट में बहुत क्वेश्चन आता है, हम आपको वो चीजें बताने जा रहे हैं एक बार। तो इसको मिटा दें बेटा, बना लिया ना, इम्पोर्टेंट है ये, ध्यान रखना है। तो एक अब देख लो, एक हेलिक्स कहते किसको है, यहाँ से जैसे हुआ एक टर्न की लंबाई, लेंथ ऑफ 1 टर्न, जो डीएनए का मॉडल, जो डीएनए के मॉडल में जो हेलिक्स है, जहां से एक टर्न अपना कंप्लीट करता है, ठीक है ना, हम उसको क्या कहते हैं, हेलिक्स कहते हैं। इसके माने क्या, देख लीजिए, हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से मिलेगा। लेंथ ऑफ 1 टर्न, लेंथ ऑफ ए टर्न, एक टर्न की लेंथ जिसको हम हेलिक्स कहते हैं, इसकी लेंथ कितनी होती है, बोलो 3.4 mm। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, 3.4 mm नैनोमीटर, 10 परमाणु। अब देखिए एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर्स होते हैं, यस वेरी गुड, बेस पेयर्स, नंबर्स ऑफ बेस पेयर्स, नंबर्स ऑफ बेस पेयर्स इन 1 हेलिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये कितने होते हैं, 10 होते हैं, कितने होते हैं, 10 होते हैं। आप देखो, देखिए ये हेलिक्स है बेटा, ये हेलिक्स है, देख लेना, यानी एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर्स होते हैं। सुनो, अब जैसे बेस पेयर, एक बेस पेयर यहाँ है, इसको एडेनिन कहते हैं, ठीक है ना भाई, और इसको एडेनिन किससे जुड़ेगा, बोलो थाइमिन से, तो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, है ना बेटा। गुआनिन, यहाँ गुआनिन है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, साइटोसिन से। तो कह रहा है, ध्यान देना, एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच की जो दूरी है, ये देख लो, समझ लो यहाँ पर ऐसे, ये द डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स, दोनों बेस पेयर्स के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, वो क्या करती है, ये इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है। जो डीएनए का मॉडल है, जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन कर दिए। मतलब कहने का मतलब ये है ना भाई, ये तो कांस्टेंट है ना, दैट इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है,
तो ये पैकेजिंग ही बनाता है। पैकेजिंग माने क्या समझते हैं? स्टॉक, है ना, एक स्टॉकिंग भी बनाता है, स्टॉक करता है इसको, जिससे कि ये स्ट्रक्चर जो है स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी गेन करता है, स्टेबल होता है स्ट्रक्चर इसी नाते, क्योंकि इसमें जो नंबर्स ऑफ बेस पेयर्स हैं दे ऑक्यूपाई द फिक्स्ड पोजीशन। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि जो ये हेलिक्स है, इस हेलिक्स में जो बेस पेयर्स हैं वो बेस पेयर्स अपना एक निश्चित स्थान ग्रहण करते हैं। दे ऑक्यूपाई द फिक्स प्लेस इन द हेलिक्स। इसी नाते डीएनए क्या होता है? स्टेबल होता है। ठीक है भाई, स्टेबल माने बेटा अस्थायी, है ना, ये स्टेबल होते हैं। ठीक है, अब देखो अगर पूरे टर्म, पूरा ये जो टर्म है, जो पूरा टर्म है, इसकी अगर पूरे टर्म की जो लेंथ है, ये लेंथ देखेंगे, अगर कितनी है 3.4 mm, कितनी है 3.4 mm है, ठीक, और इस पूरे में 10 बेस पेयर्स है, 10 बेस पेयर्स है, तो एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? यस, 3.4 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0.34 mm। ये भी बहुत पूछता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वैल्यू आपको और मिल गई। ठीक, किसी किताबों में एंगस्ट्रॉम में ये डिस्टेंस लिखा है, तो उसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं। 34 एंगस्ट्रॉम होते हैं। हाँ यस भाई, हम आपको एंगस्ट्रॉम में भी बता दें, ये पूरा जो हेलिक्स है ये 34 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है बेटा? 34 एंगस्ट्रॉम होता है। 34 एंगस्ट्रॉम अपॉन 10 इक्वल टू 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये होगा यानी 3.4 एंगस्ट्रॉम एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस हो गई, और एक पूरे हेलिक्स की लेंथ कितनी हो गई? 34 एंगस्ट्रॉम हो गई। 10 बेस पेयर हमेशा रहते ही रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, वो चेंज होने वाले नहीं। क्लियर हो गया? क्लियर ना? ये है आपका वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल कब दिया? इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है? जो चारगाफ का बेस पेयरिंग रूल है। चारगाफ्स ने बेस पेयरिंग रूल दिया, उस बेस पेयरिंग रूल से उन्होंने हेल्प लिया, तब इसको दे पाए। 1853 में दिया, राइट? 1953। और एक्सरे डिफरेंशिएशन मिल्किंस ने जो दिया था, इस एक दो चीज पर इन्होंने ये दोनों की डिस्टेंस, हाँ बेटा बोलो, ये दोनों ऊपर उसका भी डिस्टेंस पूछता है कितना? 20 एंगस्ट्रॉम जो होता है। हाउ मेनी? 20 हाँ बोलो बेटा। हाँ वो मतलब ऐसे अल्टरनेट होता है कि अलग अलग, जैसे एक साथ ऊपर होता है ना, नीचे भी एक साथ मैंने नीचे नहीं बोला, ये फिक्स है ना, ये जैसे इसके बाद ये तो अभी ये रिपीट नहीं करेगा, कहीं कहीं रिपीट करता है, लेकिन वो तीनों पर वो रिपीट करता है या नहीं रिपीट करेगा? जैसे एक के साथ तीन जुड़ा है, हाँ इस लाइन में, हाँ यहाँ नहीं जुड़ा, हाँ ये के साथ एक ही जुड़ा, हाँ तो नीचे तीन के साथ एक जुड़ेगा, फिर ऐसे एक के साथ नहीं, तीन के साथ ही जुड़ेगा, उल्टा होगा। हाँ यस। मैं नहीं करता उसको। हमेशा टी के साथ ये ए के साथ टी हमेशा जुड़ेगा, जैसे भी उसकी पोजीशन हो 3 to 5 5 to 3। ठीक है, बेस पेयरिंग रूल हम आपको बता चुके हैं चारगाफ का, है ना? ये क्लियर हो गया बेटा? आगे चलें। अच्छा आप देख लो, हाँ बोलो पूछना है। चारगाफ रूल हम आपको बता चुके हैं। इसी चारगाफ का जो बेस पेयरिंग रूल है, इसी बेस पेयर रूल के हेल्प से ये यस डबल हेलिक्स। ठीक, अब हम इस टॉपिक से आगे चलते हैं। इसमें कुछ और पूछना हो किसी को तो बताएं।
नाइट्रोजन बेस, जो नाइट्रोजनस बेस है उनकी क्या पोजीशन है, फिर से एक बार, हेलिक्स के अंदर है, हेलिक्स के इनसाइड है, ठीक है ना। और शुगर और फास्फेट उसकी बैकबोन बनाती है। फास्फेट दूसरे तरफ है, नाइट्रोजनस बेस दूसरे तरफ है। क्लियर नहीं हो गया? उसका बेस पेयर बता दीजिए जो जितना टाइप है। किसका बेटा? जैसे कि डीएनए का टाइप है उसमें कितने बेस पेयर हैं? किसके? जो चारों डीएनए के टाइप है उसका, उसमें कितना बेस पेयर है? हाँ 12, ठीक है ना। बी वाले में देखो, बी में 10 है, ए में 12 बेस पेयर, जेड वाले जेड में भी 12 ही है, आई थिंक 11, सॉरी 11, और हाँ दिमाग में यार बट है 11 है जेड में, और बी और सी में दोनों में 10 और ए में 12। देख लेना, आगे चले बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पैकेजिंग ना, यस सर, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ये हमने आपको डीएनए बताया, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बताया, ठीक है। एक बार फिर चलते हैं जीन, क्रोमोसोम और क्रोमैटिड पर। ठीक, हम एक बार एक्सप्लेन भी किए थे कि इनके कंडेंसेशन पर इनके नाम चेंज हो जाते हैं, ये बताया था, याद है? याद है बेटा? याद है? जैसे ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है बेटा, ये क्या है? राइट। क्रोमोसोम का एक हेलिक्स ओपन होता है, ओपन होने का मतलब, ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान देना भाई। ये है तो ये उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में हम बताए हैं। तो ऐसे आपको एक आउटर लाइन बताई जाती है, बट रियल तो ये नहीं है ना, है तो ये इस तरह से, ऐसे तो है ये, बोलो। ठीक, तो मैंने आपको बताया था क्रोमैटिक। मेटाफेज में क्या स्थिति होती है, एक बार रिकॉल करिए फिर से। मेटाफेज में क्या पोजीशन होती है सेल की, बोलो। सेल साइकिल में एक बार फिर आते हैं, बोलिए। क्रोमैटिड कंसिस्ट क्रोमैटिड से एस फेज, G1 जीवन फेज, G1 yes G2 M अरे ठीक है। G1 की बात G1 एम फेज में क्या पोजीशन होती है? एम फेज में रियल डिवीजन यहीं पर होता है, माइटोटिक डिवीजन। यस, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि एनसीईआरटी का ये जो टॉपिक है, इसमें देखिए कह रहा है, मैंने इसको एक दिन पढ़ाया भी था कि भाई जो सेल है, सेल है ना, सेल के इनसाइड न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस का डायामीटर, आते हैं पॉइंट पर, न्यूक्लियस का डायामीटर सर आप लोग, हाँ, और जो इसमें जेनेटिक मटेरियल है उसकी लेंथ लगभग 2.2 मीटर, मैंने आपको बताया था, हैं? लेंथ आपको इक्वल टू हाउ कैन गेट, कैसे मिलेगा हमें भाई? बेस पेयर्स बढ़ते जाएंगे, इमेजिन करिए बेस पेयर्स बढ़ते जाएंगे, यानी नंबर्स ऑफ बेस पेयर्स और मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी नंबर्स लेंथ ऑफ इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ बेस पेयर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ बिटवीन देम, और उनके बीच की डिस्टेंस क्या है बेटा? 0.34। यानी ये जब मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कर लेते हैं, तो ये वैल्यू कुल मिलाकर के 2.2 मीटर आती है। ठीक, अब ये कह रहा है कि भाई इसको कैसे हमको न्यूक्लियस के इनसाइड कैसे इसको सेट करना है, और ऐसे भी सेट करना है कि ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये उलझने भी ना पाए। कैसे?
तो इसके लिए पैकेजिंग की ज़रूरत होती है। यहाँ न्यूक्लियोसोम का कॉन्सेप्ट आता है, यही हमें एक्सप्लेन करना है यहाँ, ठीक है ना। तो ऐसे ही, तो जैसे कोई थ्रेड हो ना बेटा, उसको सिस्टमेटिकली कैसे अरेंज करेंगे, क्या उसको आप कहते हैं जैसे चकेरी या कुछ ऐसे किस टाइप का, जैसे ऐसे सारा थ्रेड ऐसे ऐसे घुमाते जाइए, ऐसे उसमें ऐसे होता रोटेट होता जाए। तो इसके लिए हमको किसी एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है जिस पर वो चीज़ रैप होती जाए, रैपिंग उसकी होती जाए। रैप करना माने यस, लपेटना, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक जो है बेसिक प्रोटीन है जिसको आप हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, वो हिस्टोन प्रोटीन और उसके बाद डीएनए, तो डीएनए उस पर रैप्ड करता चला जाएगा, राइट। ये पूरी लेंथ उसकी 1.75 एंगस्ट्रॉम होगी। हाँ आ जाओ, ठीक है सर, आ गए। ये न्यूक्लियोसोम का कॉन्सेप्ट है, ये हम आपको फिर नेक्स्ट है ना।